टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इनकम टैक्स की चोरी को रोकने का बहुत ही बड़ा, सिंपल और स्मार्ट तरीका है जो काफ़ी देश की गवर्नमेंट यूज़ करती है और इंडिया में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा यूज़ किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे टीडीएस क्या है, टीडीएस क्यों लगाया जाता है और किन किन कंडीशन में टीडीएस लगाया जाता है और कितना टीडीएस लगता है। टीडीएस कट जाने के बाद आपको क्या करना होता है और अगर आपकी पेमेंट में से भी टीडीएस कट गया है तो क्या उसको वापस रिफंड लिया जा सकता है और अगर लिया जा सकता है तो कैसे उसको वापस रिफंड ला सकते हैं। तो जानेंगे ये सभी के सभी पॉइंट केवल इस एक ही वीडियो के अंदर। आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और उसके बाद भी कोई सवाल या फिर कोई सुझाव रह जाता है तो कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीडीएस क्या है। तो बेसिकली देखा जाए तो टीडीएस जो है वो आपकी इनकम का ही एक पार्ट है। यूजुअली जिस भी पर्सन को इनकम होती है, यानी कि जिस भी पर्सन को पेमेंट मिलता है, उसको टैक्स पे करना होता है। लेकिन टीडीएस के केस में ऐसा नहीं होता है। जब भी एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को पेमेंट करता है, अब ये पेमेंट कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह के स्पेसिफाइड पेमेंट है, उनके बारे में अपन आगे बात करेंगे। जैसे कि एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, ऐसा हो सकता है, या किसी किराएदार ने अपने मकान मालिक को किराया दिया, यह भी हो सकता है, या किसी बैंक ने ही अपने कस्टमर को एफडी या फिर सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट दिया, तो वो भी एक प्रकार का पेमेंट ही होता है। किसी भी प्रकार का पेमेंट हो सकता है। जो भी पेमेंट करते हैं ये लोग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है, आप ये पेमेंट पूरा नहीं करो, कुछ परसेंट इसका आप इस पेमेंट में से काट लो और हमको कस्टमर के पैन कार्ड के साथ जमा करवा दो। अब इसमें क्या होता है, आपकी जो भी सैलरी है या फिर आपकी जो भी इनकम है वो पूरी आपको मिलती ही नहीं है, उसमें से कुछ परसेंट ऑलरेडी कट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल जाता है। अब वो ही अमाउंट जो होता है वो आपके लिए टीडीएस होता है। अब बात करते हैं टीडीएस क्यों लगाया जाता है। तो देखिए, आपकी भी सैलरी से, बिजनेस से, इंटरेस्ट से, डिविडेंड से, किसी भी प्रकार से कुछ ना कुछ इनकम होगी। तो सोचिए टीडीएस नहीं होगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि इस पर्सन की इतनी इनकम है, इतना इसने टैक्स पेमेंट किया। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता कैसे चलेगा कि इसने टैक्स का पेमेंट किया या फिर नहीं। इन्हीं सब का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए टीडीएस को इंट्रोड्यूस किया गया था और ये रिकॉर्ड अब ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है टीडीएस की वजह से। अब बात करते हैं किन किन कंडीशन में टीडीएस डिडक्ट होता है और कितना परसेंटेज आपकी पेमेंट में से टीडीएस काटा जाता है। तो उसमें देखिए अलग अलग तरह के, काफ़ी तरह के, 70 से भी ज़्यादा तरीके के ट्रांजैक्शंस आते हैं टीडीएस के अंदर। तो अपन सभी की तो बात इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे, लेकिन कुछ मेन इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन होती है, आइए उनको एक बार देख लेते हैं जिस पे टीडीएस लगता है और कितना लगता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पेमेंट ऑफ सैलरी और पेंशन की, जो कि आता है सेक्शन 192 के अंदर। यहां पर आपके एम्प्लॉयर को बोला जाता है, जो भी आपको सैलरी पे कर रहा है, कि आपकी सैलरी में से टीडीएस डिडक्ट करना है। अब किस रेट पे करना है वो कोई डिसाइड नहीं किया गया है, वहां पर क्लियरली बोला गया है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को ध्यान में रखना है, 87A की रिबेट को ध्यान में रखना है, 12,500 की जो मिलती है उनको ध्यान में रखने के बाद में स्टैंडर्ड डिडक्शन को ध्यान में रखना है। ये सब चीजें कंसिडर करने के बाद में आपकी सैलरी पर जितना भी टैक्स बनता है वो एस्टिमेटेड बेसिस पे हर महीने आपकी सैलरी में से टीडीएस उतना डिडक्ट करते जाना है। अगला आता है प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ। आपने अगर ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया है, आपके सैलरी में से ऑटोमेटिक डिडक्ट होता होगा, उसको आप प्री मैच्योर यानी कि 5 साल से पहले उस पैसे को निकाल लेते हैं, तो उसके ऊपर भी आपका टीडीएस लगता है। वो 50,000 रुपये से ज़्यादा की अमाउंट होती है तो वहाँ पर आपका 10% का फ्लैट टीडीएस लगता है। पैन कार्ड नहीं है तो उस कंडीशन में टीडीएस लगभग काफ़ी सारे केसेस में डबल हो जाता है। नंबर 3 पर बात करते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड। आपको कोई भी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कहीं भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, वहाँ से आपको जो भी डिविडेंड मिलता है उसके ऊपर भी आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। और वो जो डिविडेंड अमाउंट है वो 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो ही आपके ऊपर टीडीएस लगता है फ्लैट 10% की रेट से। अगला आता है इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सिक्योरिटीज। बैंक की एफडी से इंटरेस्ट हो गया, पोस्ट ऑफिस में एफडी करवा रखी है वहां से इंटरेस्ट हो गया, तो वो इंटरेस्ट आपका 40,000 रुपये से ज़्यादा होता है तो उसके ऊपर आपका फ्लैट 10% का टीडीएस लगता है। सीनियर सिटीजन के लिए यही लिमिट 50,000 रुपये की है, उनका टीडीएस अगर 50,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ही कटेगा। अगला आता है इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम फ्रेंड या फिर रिलेटिव। आपने किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव को लोन दे रखा है, वहां से जो आपको इंटरेस्ट इनकम होती है उसके ऊपर भी टीडीएस लगना चाहिए, लेकिन फ्रेंड लोग आपस में ये फॉलो नहीं करते हैं।
उसके बाद आता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कार्ड गेम या किसी भी अलग तरीके के गेम से, कहीं से भी आपने गैम्बलिंग वगैरह कहीं से भी पैसा कमाया है तो उसके ऊपर भी फ्लैट 30% का TDS लगता है। और वो अमाउंट अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो 30% के साथ साथ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है 4% का। तो यहाँ पर आपका फ्लैट 30% का TDS लगता है। उसके बाद में आता है इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस विनिंग। हॉर्स रेस विनिंग का अलग सेक्शन बनाया गया, ये भी एक प्रकार से गैम्बलिंग के जैसा ही है। आप हॉर्स रेस होती है, काफ़ी सारे स्टेट के अंदर रेस कराई जाती है, वहाँ से आप कोई अमाउंट जीतते हैं तो उसके ऊपर भी आपका 30% का फ्लैट TDS कटता है अगर वो अमाउंट 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो। उसके बाद में अगला आता है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रखा है, वहाँ पे आप उसको पेमेंट करते हैं, या फिर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपको कहीं से पेमेंट मिलता है तो आपका जो पेमेंट आता होगा उस पर भी TDS कटता होगा। इंडिविजुअल के केस में 1% का TDS कटता है और नॉन इंडिविजुअल यानी कि कंपनी वगैरह के केसेस में 2% का TDS कटता है। इसकी जो लिमिट है सिंगल ट्रांजैक्शन की 30,000 रुपये तक है तो उस पर TDS नहीं लगेगा, और एक साल भर में पूरा पेमेंट जो है वो 1 लाख रुपए के अंदर है तो भी TDS नहीं लगेगा। अगर ये लिमिट क्रॉस हो जाती है तो TDS जरूर लगेगा। इसके बाद आता है इंश्योरेंस कमीशन। अगर आप कहीं पे इंश्योरेंस एजेंट है और आपका जो पेमेंट है वो 15,000 रुपये से ज़्यादा होता है तो उसके ऊपर भी 5% का TDS लगता है। अगला आता है कमीशन और ब्रोकरेज इनकम। इंश्योरेंस के अलावा भी आपका कहीं और से कमीशन आता है या फिर आपकी कोई ब्रोकरेज इनकम होती है तो उसके ऊपर भी आपका 5% का TDS लगता है अगर वो अमाउंट 15,000 रुपये से ज़्यादा होती है तो। उसके बाद आता है TDS ऑन रेंट। अगर आप किराए पर कहीं रहते हैं, आपको कहीं से किराया आता है तो आपके किराएदार की ड्यूटी होती है, अगर साल भर का रेंट अमाउंट 2,40,000 रुपये से ज़्यादा है तो वो TDS डिडक्ट करे। या फिर आप भी कहीं रेंट पेमेंट करते हैं तो 2,40,000 रुपये से एक साल का रेंट ज़्यादा हो जाता है तो आपको TDS डिडक्ट करना चाहिए जिसको भी आप रेंट पेमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर रेट रहता है 10% का। उसके बाद में आता है प्रोफेशनल फीस। कोई भी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करता है उसको जो भी पेमेंट मिलती है तो उसके ऊपर भी TDS लगता है। ये अमाउंट अगर 30,000 रुपये से ज़्यादा होती है तो फ्लैट 10% का TDS काटा जाता है। इसके बाद में कुछ अब नए सेक्शन है जो पिछले 1-2 सालों के अंदर ही डाले गए हैं, तो वो है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक अकाउंट। अगर आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो उसके ऊपर भी TDS लगता है। उसकी कुछ लिमिट वगैरह है, 20 लाख से ज़्यादा होने पर, 1 करोड़ से ज़्यादा होने पर। उसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसका ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा होता है कोई सीनियर सिटीजन है 75 से ज़्यादा उम्र का, उसकी इनकम के केवल 2 ही सोर्स है, पेंशन और इंटरेस्ट बैंक FD से। ये 2 ही सोर्स अगर उसके इनकम के हैं तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है और बैंक को ही उसका TDS डिडक्ट करना होता है। तो यहाँ पर भी आपका TDS डिडक्ट हो सकता है। उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो मिल जाएगा ऊपर आई बटन में। उसके बाद में एक और सेक्शन होता है परक्यूजिट्स टू बिजनेस और प्रोफेशन। ये भी एक नया सेक्शन ही आया है। कोई भी बिजनेस कर रहा है, कोई भी प्रोफेशन कर रहा है, उसको कुछ ऐसा आइटम मिलता है कहीं से भी कैश के अलावा, अदर देन कैश काइंड में कुछ भी आइटम मिलता है। सपोज किसी कंपनी ने किसी को मोबाइल गिफ्ट कर दिया तो उसके ऊपर जो कंपनी मोबाइल दे रही है और जिस पर्सन को भी मोबाइल मिला है उस पर्सन का TDS डिडक्ट करना होगा। यानी कि उसको मॉनिटरी टर्म्स में पहले कंसिडर किया जाएगा कितना उसका प्राइस आता है, तो उसके बेसिस पर 10% का TDS काटा जाएगा। और एक और लास्ट जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसकी अपन बात कर लेते हैं वो है TDS ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। क्रिप्टो करेंसी NFT के ऊपर जो TDS अभी नया इंट्रोड्यूस किया गया था, 1% का TDS लगेगा अगर आपका ट्रांजैक्शन जो है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा का हो जाता है तो। और कौन कौन से ट्रांजैक्शन पे TDS लगता है, सभी ट्रांजैक्शन की अगर आपको लिस्ट देखनी है या फिर पता करना है उन पे क्या रेट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप ये वाली फाइल चेक कर सकते हैं। देखिए TDS से बचने का एक ही तरीका है, जहां से आपको पेमेंट आ रही है, सैलरी हो, बैंक हो, कहीं से भी आपको पेमेंट आ सकती है, उसको आपको बताना पड़ेगा कि हमारी इनकम जो है वो इनकम टैक्स लिमिट से कम है, यानी कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से हमारी इनकम ही कम है। तो उसके लिए आपको डिक्लेरेशन देनी होती है। एक फॉर्म होता है फॉर्म 15G या फिर सीनियर सिटीजन के लिए फॉर्म 15H। आपको ये एक फॉर्म होता है जिसको आपको भर के सबमिट करना होगा, जिसके अंदर आपको बताना होता है कि आपके पूरे साल भर की जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। तो आपको जो भी पेमेंट किया जाए बैंक की तरफ से, सैलरी से, कहीं से भी आपको पेमेंट किया जाए तो उसमें आपका TDS ना काटा जाए। और अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो TDS से बचने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब देखिए ऐसा केस आता है आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया और आपका TDS कट गया, अब क्या करें?
तो उसके लिए सबसे पहले आपको अमाउंट चेक करना है कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है। अमाउंट आप अपने फॉर्म 26AS में चेक कर सकते हैं। अगर आपका टीडीएस अमाउंट 25,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। सीनियर सिटीजन के लिए अगर टीडीएस अमाउंट पूरे साल भर का 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो उनको भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। इन दोनों केसेस में तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, लेकिन अगर आपका टीडीएस इस लिमिट से कम है तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है। आईटीआर फाइल करने का मतलब होता है आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना है कि आपकी पूरे साल भर की इतनी इनकम हुई थी, हमारा कोई टैक्स बनता ही नहीं है, लेकिन आपके पास हमारा गलती से टीडीएस आ गया है। तो वो जो टीडीएस आपके पास गलती से आ गया है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके आपको बताना होता है वो आप हमारा टीडीएस रिटर्न कर दो, वो रिफंड आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। उसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना होता है और आपको अपना टीडीएस रिफंड लेना है तो उसके लिए आईटीआर फाइल करना कंपलसरी होगा। नहीं लेना आपको टीडीएस रिफंड तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपका कोई छोटा अमाउंट है 100-200 रुपए का है तो आप उसको इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये तो हो गया केस 1 जहां पर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम थी, यानी कि आपका टैक्स बनता ही नहीं था और टीडीएस गलती से कट गया। अब दूसरा केस आता है जहां पर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है और उसके बाद आपको टीडीएस डिडक्ट हो गया। तो इस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना तो वैसे ही कंपलसरी हो जाएगा क्योंकि आपकी इनकम ही बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। अब इनकम आपकी ज़्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करके बताना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आपकी इनकम कितनी है और आपका टैक्स कितना बनता है। अब आपका एक्चुअल टैक्स आ जाएगा और आपका टीडीएस आ जाएगा, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस देखना है। कम टैक्स पे हुआ है तो एडिशनल टैक्स पे कर दीजिए, ज़्यादा टैक्स पे हो गया है टीडीएस के अंदर तो आप उसको रिफंड क्लेम कर सकते हैं आईटीआर फाइल करके और आपका जो रिफंड है वो कुछ ही दिनों के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं टीडीएस का बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा एंड ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे टीडीएस काम करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसे ही नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।